Hello guys, how are you? I hope you're doing excellent. This is Ashim Mishra, came up with my channel Yours Medical's Library. So guys, इस वीडियो में हम जनरल एनेस्थीसिया के दूसरे पार्ट में है जिसका नाम है इनहेलेशनल और मेंटेनेंस एजेंट। इसका ये मतलब होता है कि जो बेहोश होते हैं पेशेंट उसको हम कैसे मेंटेन रखते हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने बता चुका हूँ कि आईवी और इंड्यूसिंग एजेंट, इसका मतलब ये होता है कि वो बेहोश करते हैं, और इनहेलेशनल और मेंटेनेंस एजेंट जो बेहोशी को मेंटेन करते हैं ताकि हम सर्जरी कंप्लीट कर पाएँ। तो इसी दरमियान हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन गाइस। इनहेलेशनल और मेंटेनेंस एजेंट, ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये बेहोशी को मेंटेन करते हैं। ओके, इसके लिए हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है इनहेलेशनल और मेंटेनेंस एजेंट को, इन्फ्लेमेबल एजेंट और नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट। गाइज, पहले ये एजेंट बहुत यूज़ होते थे, ओके, ईथर, क्लोरोफॉर्म, साइक्लोप्रोपेन और ट्राइलिन, बट अभी इसको यूज़ नहीं करते हैं। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जब हम सर्जरी करते हैं गाइज, तो उस दौरान क्या होता है कि कुछ ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, ओके, और हमें नहीं पता होता है कि कहाँ से रप्चर हुई है जिससे ब्लीडिंग होती है, और अगर हम उस ब्लड वेसल को ढूंढ के सूचर करेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। तो उसके लिए हम करते हैं कॉटरी। कॉटरी में क्या होता है कि हम एक स्मोक के थ्रू, एक फ्लेम के थ्रू हम उस पर रखते हैं, उस जगह पर जहाँ जिस एरिया से ब्लड निकल रहा होगा या जिस एरिया में हम सर्जरी करते हैं, ताकि कहीं से भी ब्लड निकल रहा हो वो कोई ब्लड कर जाए। बट अगर हमने पेशेंट को इन्फ्लेमेबल एजेंट दिया है या इन्फ्लेमेबल एनेस्थीसिया दिया है तो क्या होता है, वो पेशेंट उड़ जाएगा, जल जाएगा एकदम, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्फ्लेमेबल है। ओके, तो इसलिए इस एजेंट को हम इस बाद में, तो इसीलिए इस एजेंट को यूज़ नहीं होता है। ऑपरेशन को बहुत स्पीड में, बहुत जल्दी करने के लिए हम नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, ताकि हम कॉटरी भी कर पाए और पेशेंट को हम जल्दी से सर्जरी कर पाए उसकी। ओके, तो जो नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट होता है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड आता है, हेलोइथेन आते हैं, एनफ्लूदेन आते हैं, सीवोफ्लूदेन आते हैं, आइसोफ्लूदेन, डेस्फ्लूदेन, मिथॉक्सीफ्लूदेन और जिनोन। ये कुछ नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट है। ओके, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। ओके, अगर हमें कॉटरी करना है और विथ जल्दी हम सर्जरी कर पाए, कंप्लीट कर पाए, तो उसके लिए हम नॉन इन्फ्लेमेबल एजेंट या नॉन इन्फ्लेमेबल एनेस्थीसिया ही यूज़ करना पड़ेगा। ओके, हम ये यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब आता है मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि मिनिमम एनेस्थीसिया हमें चाहिए होगा ताकि तब तक वो बेहोश हो पाए। अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए ना, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बेहोश नहीं हो पाएगा। सो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन का ये मतलब होता है कि जब हम इनहेलेशन के थ्रू देते हैं एनेस्थीसिया तो वो एल्वुलाई तक आता है। एल्वुलाई में मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए ताकि वो वहाँ से ब्लड में जाए और वहाँ से ब्रेन में जाए और ब्रेन से वो बेहोश कर दे। ओके, तो मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन एल्वुलाई में होना चाहिए, और उसमें वो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू पोटेंसी है। पोटेंसी मतलब एफिशिएंसी है, मतलब कि अगर एमएसी ज़्यादा होगा तो पोटेंसी कम होगी। जैसे कि हाईएस्ट एमएसी किसका होता है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का होता है, इसका 104% होता है, मतलब इसकी पोटेंसी बहुत कम है। पोटेंसी मतलब एफिशिएंसी मान लीजिए। तो देखिएगा इस क्या होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, अब 104% कैसे हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 100% हो सकता है, बट अगर हम 100% एनेस्थीसिया दे भी नहीं सकते हैं क्योंकि फिर ऑक्सीजन के लिए जगह ही नहीं बचेगी। तो अगर हम मैक्सिमम 70% एनेस्थीसिया देते हैं तो 30% ऑक्सीजन चाहिए। बट N2O की जो एमएसी है, मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन है, वो 104% है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो लोएस्ट एमएसी है, जो लोएस्ट मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन है, वो है मिथॉक्सीफ्लूदेन का, तो हम इसके थ्रू दे सकते हैं और इसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब आते हैं कुछ इंडिविजुअल एजेंट के, हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। पहला होता है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का जैसे मैंने बताया था कि हाईएस्ट एमएसी होता है जो 104% होता है, तो उसका पोटेंसी बहुत कम होगा। ओके, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम होगी। वहीं आता है हेलोइथेन। हेलोइथेन H से होता है, तो इससे हम याद कर सकते हैं H से हेपेटाइटिस। तो अगर हम बार बार देंगे हेलोइथेन तो लीवर का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकती है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हेलोइथेन से क्या होता है, जो हार्ट है सेंसिटाइज हो जाता है, किसके लिए, एड्रेनलिन के लिए। उसके बाद आता है एनफ्लूदेन। एनफ्लूदेन में क्या होता है, E फॉर एनफ्लूदेन, E फॉर एपिलेप्सी। तो एपिलेप्सी पेशेंट के लिए हम नहीं दे सकते हैं, जिस पेशेंट को एपिलेप्सी है, क्योंकि वो सीजर कॉज कर सकता है। ओके, अब आता है आइसोफ्लूदेन और सीवोफ्लूदेन। ये सेफेस्ट है कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स में। ओके, जिन पेशेंट में कार्डियोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उन पेशेंट को हम दे सकते हैं, ये सेफ ड्रग है। अब आते हैं डेस्फ्लूदेन। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी इरिटेशन कॉज करता है, क्योंकि ऑफकोर्स ये इनहेलेशन है, इनहेलेशन के थ्रू देते हैं, तो ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। अब आते हैं मिथॉक्सीफ्लूदेन। ये मोस्ट पोटेंट है, बट ये बहुत स्लो एक्ट करता है। ओके, मैंने बताया था इसका मिथॉक्सीफ्लूदेन का एमएसी जो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत कम होता है। तो इसका मतलब क्या होता है,
पोटेंट ज़्यादा है, एफिशिएंट ज़्यादा है, बट स्लो एक्टिंग है, तो इसलिए हम इसको प्रीफर नहीं कर सकते हैं। और एक और रीज़न है इसको प्रीफर ना करने का कि ये नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। और अब आते हैं जेनॉन में। जेनॉन है ये एक आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट है। अब हम किस एजेंट को आइडियल कहते हैं, क्या क्राइटेरिया रहता है उसका? तो आइडियल हम उसको कहते हैं जो एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करे, एनेस्थीसिया कॉज करे, जो एनाल्जेसिक इफेक्ट करे, जो पेन रिड्यूस करे, और मस्कुलर जो मसल है रिलैक्सेंट करे, मसल को रिलैक्स करे। ओके, अब आता है फास्टेस्ट एक्ट करे, बहुत जल्दी इसका असर शुरू करे और सेफ रहे। ओके, और अलॉन्ग विथ स्मूथ इंडक्शन और रिकवरी रहे। तो ये सब क्राइटेरिया है आइडियल कंडीशन की। बट आप जानते हैं जेनॉन क्या है, ये नोबल गैस में आता है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इसको बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसको हम बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आइडियल गैस में आ जाता है तो ये इनर्ट गैस का है। ओके, तो इसको हम बना नहीं सकते, ये नेचर में अवेलेबल रहता है। और अगर हम इसको बनाने या इसको हम नेचर से कलेक्ट भी करें तो हमें 70% देना होगा और कॉस्टली है। ओके, अब आते हैं ब्लड सॉल्युबिलिटी। ब्लड सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब होता है कि जो एनेस्थीसिया है ब्लड में कितना सॉल्युबल होता है। अगर ज़्यादा सॉल्युबल हुआ तो फिर वो ब्रेन में जा नहीं पाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कि समझ लीजिए कि मैंने बताया था एल्वेलाई से जैसे रेस्पिरेटरी के थ्रू दिए, वो एल्वेलाई से ब्लड में आया, ब्लड से एनेस्थीसिया। अभी क्या ये ज़्यादा ब्लड में सॉल्युबल है, तो ये 90 जैसे 100 मॉलिक्यूल दिए तो 99 मॉलिक्यूल ब्लड में रह गए, एक मॉलिक्यूल ब्रेन में चला गया, तो एक मॉलिक्यूल का ही असर हुआ, फिर वो चला गया ब्रेन से बाहर। वहीं अगर दूसरे राउंड में एनेस्थीसिया दिए तो वो भी सिमिलर पैटर्न फॉलो करेगा, 99% रहेगा वो ब्लड वेसल के थ्रू या ब्लड में ही रह जाएगा और 1% जाएगा। तो इससे हम ब्लड सॉल्युबिलिटी से पता कर सकते हैं कि कितना ड्रग्स सॉल्युबल है ब्लड में और कितना नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे मेजर करेंगे? उसके लिए ब्लड गैस पार्टीशन कोएफिशिएंट के थ्रू हम आइडेंटिफाई करेंगे या मेजर करेंगे। तो उसके लिए जो मिथॉक्सीफ्लुरिन है वो हाईएस्ट ब्लड सॉल्युबल है। ओके, जो ज़्यादा ही ब्लड सॉल्युबल है तो वो ब्रेन में वो आ नहीं सकता, क्योंकि वो ब्लड में ही रह जाएगा। और जो लोएस्ट है वो है जेनॉन। अगर हम डेस्फ्लुरिन से कंपेयर करें तो जेनॉन ज़्यादा लोएस्ट है ब्लड सॉल्युबिलिटी में। ओके, तो ये सिंपल सा इन्फॉर्मेशन रहा आपके लिए। So thank you so much guys for your attention, and if you get any benefit from this, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much guys.